नमस्कार दोस्तों, आज हम भूगोल एक विषय के रूप में के दूसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे और हम इस वीडियो में जानेंगे भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में और जानेंगे कि कौन सी विशेषता है भूगोल विषय की जो इसे एक समाकलन विषय बनाता है और भूगोल के अध्ययन के प्रमुख उपागम क्या है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, तो यहाँ हम चर्चा करेंगे भूगोल की विशेषता के बारे में जो इसे एक समाकलन विषय बनाता है। तो जो पहला विशेषता है वो है भूगोल विषय का उपागम जो है उसकी प्रकृति संग्रहात्मक होती है, यानी भूगोल का अप्रोच जो है जिसे हम उपागम कहते हैं उसकी प्रकृति होलिस्टिक यानी संग्रहात्मक होती है और इस संग्रहात्मक प्रकृति के कारण भूगोल में हम पूरे पृथ्वी को एक यंत्र या प्रणाली के रूप में अध्ययन करते हैं और इसे हम इस तरह समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि पूरा पृथ्वी जो है वो विभिन्न मंडल से बना हुआ है, जैसे वायुमंडल, स्थल मंडल, जीव मंडल और जल मंडल, और ये सभी मंडल एक दूसरे पे निर्भर होते हैं और ये एक साथ काम करते हैं और पूरे पृथ्वी को एक तंत्र के रूप में बनाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि विश्व जो है एक परस्पर निर्भर तंत्र है। तो ये विशेषता जो है भूगोल का, जिसमें हम पूरे विश्व को एक परस्पर निर्भर तंत्र के रूप में अध्ययन करते हैं, इसमें हमें पूरे पृथ्वी को समझने के लिए विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करना होता है और ये तथ्य जो है वो विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों से संबंधित होते हैं और ये एक समाकलन विषय के रूप में जाना जाता है। दूसरा विशेषता जो है वो है भूगोल का यथार्थ से जुड़े तत्वों के संचार को समझना, यानी भूगोल में हम ऐसे घटना के बारे में पढ़ते हैं जो या तो पहले यथार्थ में घट चुके हैं या अभी घट रहे हैं। तो भूगोल में इन तथ्यों के यथार्थ को हम समझते हैं। साथ ही साथ हम यह भी यहाँ देख सकते हैं कि विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक विषय जो है वो भी यथार्थ को समझने में विश्वास रखते हैं। इसीलिए भूगोल जो है वो अन्य विषयों से संबंधित है और एक समाकलन विषय के रूप में जाना जाता है। तीसरा विशेषता जो है भूगोल का वो है इनका ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करना। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं, जो भी ऐतिहासिक घटना घट चुके हैं पूरे विश्व में उसे हम भौगोलिक व्याख्या कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं को कहीं न कहीं भौगोलिक संरचना जो है वो प्रभावित की है और इसे हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि भारत देश में हिमालय जो है पर्वत श्रृंखला वो हमारे देश को बाहर के आक्रमणकारियों से सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन इन्हीं पर्वत श्रृंखला के बीच में पासेस पाए जाते हैं। अगर हम इतिहास में देखेंगे तो इन पासेस से होके आक्रमणकारी जो है वो हमारे देश के अंदर आए और इनके अंदर आने से दो घटना घटित हुए इतिहास में। पहला घटना जो था वो था सांस्कृतिक संपर्क उनके साथ, जिसके कारण हमारे पूरे देश का सांस्कृतिक संरचना जो है वो प्रभावित हुआ। साथ ही साथ दूसरा घटना जो घटा इन आक्रमणकारियों का भारत देश में आने से वो था इनके साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित होना, जिसके कारण हमारे देश का आर्थिक स्थिति जो है उसमें भी बदलाव आया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे हिमालय जो है जो एक भौगोलिक संरचना है और यह प्रभावित किए हमारे विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं को। इसी तरह जब हम इतिहास में देखेंगे तो विभिन्न घटनाओं का हम भौगोलिक व्याख्या कर सकते हैं और ये विशेषता के कारण भूगोल जो है एक समाकलन विषय के रूप में जाना जाता है। भूगोल की एक और विशेषता है जो है भूगोल अन्य विज्ञानों के साथ संबंध दर्शाता है, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा किया है, और साथ ही साथ
विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक विज्ञान जो है वो भूगोल से संबंधित होते हैं, क्योंकि उनके कई तत्व जो है वो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में क्यों जाना जाता है और ऐसी कौन सी विशेषता है भूगोल विषय का जो इसे एक समाकलन विषय बनाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया है कि भूगोल जो है वो अन्य विषयों से संबंधित है, तो यहाँ हम देखेंगे कि कैसे भौतिक भूगोल जो है वो संबंधित है प्राकृतिक विज्ञान के विषयों से। तो भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान और मृदा भूगोल। वहीं हम प्राकृतिक विज्ञान में पढ़ते हैं भू विज्ञान के बारे में। तो यहाँ हम देख सकते हैं भू आकृति विज्ञान जो एक भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं भू आकृतियों के बारे में और उनके क्रम विकास के बारे में और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में। और इन्हीं भू आकृतियों के बारे में हम पढ़ते हैं भू विज्ञान में भी, जो एक प्राकृतिक विज्ञान का विषय है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे भू आकृति विज्ञान जो है वो संबंधित है भू विज्ञान से। इसी तरह मौसम विज्ञान जो है वो एक प्राकृतिक विज्ञान का विषय है और जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि इसमें हम पढ़ते हैं वायुमंडल के बारे में और मौसम तथा जलवायु के तत्व के बारे में, जलवायु के प्रकार के बारे में तथा जलवायु प्रदेश के बारे में। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि कैसे भूगोल जो है वो अन्य प्राकृतिक विज्ञान के विषयों के साथ संबंधित है। जल विज्ञान भी एक प्राकृतिक विज्ञान विषय है जिसमें हम पढ़ते हैं धरती पे स्थित विभिन्न जल परिमंडल के बारे में। उसी तरह सामुद्रिक विज्ञान जो है उसमें भी हम पढ़ते हैं विभिन्न जल परिमंडल के बारे में, जैसे समुद्र, नदी, झील आदि और इनका प्रभाव मानव पे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सामुद्रिक विज्ञान जो है वो संबंधित है जल विज्ञान से, जो एक प्राकृतिक विज्ञान का विषय है। इसी तरह भूमि विज्ञान जो है उसमें हम पढ़ते हैं भूमि के बारे में और मिट्टी के बारे में। और मृदा भूगोल जो है इसमें भी हम पढ़ते हैं मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में, मिट्टी के प्रकार के बारे में और उनकी उत्पत्ति के बारे में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मृदा भूगोल जो है वो संबंधित है भूमि विज्ञान से। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे विभिन्न शाखाएं जो हैं भौतिक भूगोल के वो संबंधित है विभिन्न प्राकृतिक विज्ञान के विषयों के साथ। जैव भूगोल जो है वो संबंधित है वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से और पारिस्थितिकी विज्ञान से, क्योंकि इसमें हम अध्ययन करते हैं वनस्पति के बारे में और उनके निवास स्थल के बारे में। इसमें हम ये भी पढ़ते हैं विभिन्न प्राणी के बारे में, विभिन्न पशुओं के बारे में और उनके निवास स्थल के बारे में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे जैव भूगोल जो है वो संबंधित है वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान और पारिस्थितिकी विज्ञान से। भूगोल में हम मानचित्र के बारे में पढ़ते हैं। तो मानचित्रण, मानचित्रकारी और नक्शा अनुमान के लिए हमें ज्ञान होना चाहिए गणित के बारे में, अर्थनीति के बारे में, कला और सांख्यिकी के बारे में। आइए अब देखते हैं कि कैसे मानव भूगोल जो है उनकी विभिन्न शाखाएं संबंधित है सामाजिक विज्ञान के विषयों के साथ। तो मानव भूगोल के अंदर हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक भूगोल के बारे में, सामाजिक भूगोल के बारे में, राजनीतिक भूगोल के बारे में, आर्थिक भूगोल के बारे में और जनसंख्या भूगोल के बारे में। वहीं सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ते हैं इतिहास के बारे में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ऐतिहासिक भूगोल जिसमें हम विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं जो घट चुके हैं इतिहास में, और इन्हीं घटनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं इतिहास में। तो यहाँ ऐतिहासिक भूगोल जो है उनका संबंध पाया जाता है इतिहास से, जो एक सामाजिक विज्ञान का विषय है। सामाजिक भूगोल जो है वो संबंधित है नागरिक शास्त्र से, क्योंकि इसमें हम पढ़ते हैं समाज के बारे में और इनकी स्थानिक और प्रादेशिक
गत्यात्मकता के बारे में, जिसे हम डायनेमिज्म करते हैं। तो सामाजिक भूगोल जो है वो संबंधित है नागरिक शास्त्र से। इसी तरह राजनीतिक विज्ञान जो है वो एक सामाजिक विज्ञान का विषय है और ये संबंधित है राजनीतिक भूगोल से। अर्थशास्त्र जो है, जिसमें हम पढ़ते हैं मानव के विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के बारे में, जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, और आर्थिक भूगोल में भी हम पढ़ते हैं इन्हीं आर्थिक क्रियाओं के बारे में। तो यहाँ आर्थिक भूगोल जो है वो संबंधित है अर्थशास्त्र से। जनसांख्यिकी जो एक सामाजिक विज्ञान का विषय है, इसमें हम पढ़ते हैं जनसंख्या के बारे में, उनकी वृद्धि के बारे में, उनके वितरण के बारे में, और इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ते हैं जनसंख्या भूगोल में। तो यहाँ जनसंख्या भूगोल जो है वो संबंधित है जनसांख्यिकी से। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं जो हैं वो संबंधित है सामाजिक विज्ञान के विषयों के साथ। अब यहाँ हम देखेंगे कि भूगोल का अन्य विषयों के साथ कैसा संबंध है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि भूगोल जो है वो विभिन्न प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के विषयों के साथ संबंध रखता है, और भूगोल का अन्य विषयों के साथ ये जो संबंध है उसे हम परासारणी संबंध कह सकते हैं, जिसे हम ऑस्मोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं। क्योंकि भूगोल जो है वो सभी विषयों के सूचनाओं का बहाव जो है उसका अवरोध नहीं करता है, और साथ ही साथ इन सभी विषयों का अपना एक निजी विषय क्षेत्र होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भूगोल का अन्य विषयों के साथ जो संबंध है वो परासारणी संबंध होता है। अब हम जानेंगे भूगोल के अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं। तो भूगोल में हम प्रमुख 2 उपागम देखते हैं। पहला जो है वो है विषय वस्तुगत, जिसे हम क्रमबद्ध उपागम भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो है प्रादेशिक उपागम। विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम जो है उसे हम सामान्य भूगोल में अध्ययन करते हैं, और इस उपागम को देने वाले थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो आए 1769 से लेके 1859 तक। प्रादेशिक उपागम जो है इसे हम प्रादेशिक भूगोल में पढ़ते हैं, और इसे देने वाले थे कार्ल लिटर, जो आए थे 1779 से लेके 1859 तक। और इन 2 प्रमुख उपागम के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने सीखा भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में क्यों जाना जाता है, और ऐसी कौन सी विशेषता है भूगोल की जो इसे एक समाकलन विषय बनाता है। भूगोल के अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन कौन से। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम जानेंगे विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के बारे में और प्रादेशिक उपागम के बारे में विस्तार से। धन्यवाद।